पूरे भारत में त्रिभाषा फार्मूला लागू। अब ये त्रिभाषा फार्मूला के तहत भारत के जितने भी लोग हैं उनको त्रिभाषा यानी कि रिक्वायर्ड लैंग्वेज 1, रिक्वायर्ड लैंग्वेज 2 एंड रिक्वायर्ड लैंग्वेज 3 को समझना बहुत जरूरी है। भारत के जितने भी चाहे गार्जियन हो, माता पिता हो या फिर क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 में पढ़ने वाले भारत के जितने भी छात्र हों उनको अब भारत सरकार यानी कि केंद्रीय शिक्षा बोर्ड जो भारत का शिक्षा मंत्रालय है और भारत सरकार के द्वारा त्रिभाषा फार्मूला जो लाया गया है, ये त्रिभाषा फार्मूला क्या है और इसी सत्र 2026-27 से ये लागू भी होने जा रहा है। तो अब भारत के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए कौन कौन सी वे पुरानी चीजें बदल जाएगी और कौन कौन सी नई चीजें अब लागू हो जाएंगी, चलिए हम एक एक करके आपके साथ साझा करते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि त्रिभाषा फार्मूला जो सीबीएसई के जितने भी भारत के स्कूल हैं उनमें ये लागू होने जा रही है। तो त्रिभाषा फार्मूला को अगर हम सबसे पहले परिभाषित करें तो त्रिभाषा यानी कि भाषा 1, भाषा 2 और भाषा 3, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3। अब ये 3 लैंग्वेज क्या है, त्रिभाषा जिसको बोला जा रहा है। तो त्रिभाषा फार्मूला का मतलब है कि भारत के जो भाषा है यानी कि भारत के सबसे प्रमुख भाषा हिंदी और भारत का द्वितीय भाषा, भारत का तृतीय भाषा और भारत के जो अन्य भाषाएं हैं ये भारत का अपना लैंग्वेज है। अब भारत के सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं उन्हें 3 भाषाओं को पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसमें 3 भाषा जो पढ़ेंगे उसमें कौन कौन सी भाषा अनिवार्य कर दिया गया है और कब से ये 3 भाषा बच्चों को पढ़ना भी है। तो वर्ग 6 में जैसे ही छात्र प्रवेश करेंगे और क्लास 10 तक वे रहेंगे तो उन्हें 3 भाषाओं को अनिवार्य रूप से पढ़ना है और वो भी 3 लैंग्वेज भारतीय होना चाहिए। अब भारतीय 3 लैंग्वेज और पहले की जो पुरानी व्यवस्था थी उसको भी आप समझ लीजिए। पहले भारत में बच्चों को बचपन में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू या अन्य जो भाषा है उसको पढ़ाया जाता था, लेकिन वे भाषाएं पूर्ण रूप से अनिवार्य नहीं थी कि यह पढ़ना ही है। लेकिन अब जो नया नियम लाया गया है उस नियम के तहत भारत में 3 भाषा पढ़ना जरूरी है और उसमें भी 2 भाषा आपको एग्जाम में भी अनिवार्य रूप से चुनना भी जरूरी है। जैसे आप 10th बोर्ड का ही एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको त्रिभाषा वर्ग 6 में आप जैसे ही गए तो त्रिभाषा 3 लैंग्वेज आपको पढ़ना है, ये रिक्वायर्ड लैंग्वेज। जैसे पहले की जो व्यवस्था थी उसमें भारत का कोई भी एक भाषा आप पढ़ते थे और दूसरी भाषा जो है जैसे फ्रेंच या विदेशी कोई अन्य लैंग्वेज भी आप चयन कर लेते थे, लेकिन अब भारत के सीबीएसई बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं तो आपको भारत का 3 भाषा पढ़ना है और वे भाषा जो है 2 भाषा जो है आप मुख्य रूप से एग्जाम के लिए भी चयन करेंगे और उसका मार्क्स भी आपको जो है जोड़ा जाएगा, जबकि तीसरा लैंग्वेज आपको उसका मार्क्स तो नहीं जोड़ा जाएगा लेकिन अनिवार्य रूप से उसको भी आपको पढ़ना है, वैसे ही जैसे आप 2 लैंग्वेजों को पढ़ेंगे यानी कि 3 लैंग्वेज अनिवार्य, 2 लैंग्वेज में से मुख्य रूप से आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब ये त्रिभाषा फार्मूला जो है इसको आप ध्यान से एक एक चीज को पढ़िए कि अब क्या क्या चीजें इसमें बदल जाएगी। सबसे पहले हम पुरानी व्यवस्था और अभी की जो व्यवस्था है उसको थोड़ा डीपली आपको हम समझा देते हैं ताकि आप आसानी से समझ जाएं कि ये भारत सरकार का त्रिभाषा फार्मूला जो है ये काम कैसे करेगा और पहले की व्यवस्था और अभी की व्यवस्था कैसे बदल जाएगी। पुरानी व्यवस्था जो थी सीबीएसई की उसमें क्लास 1 से 8 में कई स्कूल 3 भाषाएं जो है पढ़ाते थे, लेकिन क्लास 9-10 में अधिकतर स्कूल केवल 2 भाषाओं पर ही फोकस करते थे। लेकिन उसमें भी जो 2 भाषाएं होती थी उसमें केवल एक इंडियन लैंग्वेज और हो सकता है कि एक जो है फॉरेन लैंग्वेज भी कोई चयन कर लेता था। लेकिन अब थोड़ा सा आगे ध्यान से समझिएगा, अब
थर्ड लैंग्वेज जैसे संस्कृत, उर्दू, फ्रेंच अक्सर क्लास 8 के बाद जो है हटा दी जाती थी, इसको जरूरी नहीं समझा जाता था। लेकिन अब जैसे हम आपको उदाहरण से समझाए कि जैसे R1 रिक्वायर्ड 1, रिक्वायर्ड 2, रिक्वायर्ड 3। R1 का मतलब जैसे है R से रिक्वायर्ड या रिकमेंडेड लैंग्वेज, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है प्रोफेंसी सिस्टम नहीं था पहले, लेकिन अब फॉरेन लैंग्वेज लेना जो है कंपैरेटिवली जो है पहले आसान था, लेकिन अब आसान नहीं रहेगा। जैसे उदाहरण हिंदी प्लस अंग्रेजी या अंग्रेजी प्लस संस्कृत, बस यही मुख्य भाषाएं पहले रहती थी, लेकिन अब आप व्यवस्था जो है उसकी भी समझ लीजिए कि अब नई व्यवस्था में क्या बदलाव हुआ। तो अब भाषाओं को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे R1, R2, R3 लैंग्वेज, जिसमें तीनों लेवल अलग अलग रहेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टूडेंट एक ही भाषा को 3 बार चयन कर लेगा, यानी एक ही भाषा को रिक्वायर्ड 1 और रिक्वायर्ड 2 में शामिल कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। अब तीनों लेवल अलग अलग रहेगा। पहले सिर्फ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जैसा सिस्टम था, अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अलग होगी, यानी कि R1 एडवांस, R2 इंटरमीडिएट और R3 जो है बेसिक कम्युनिकेशन बेस्ड लैंग्वेज होगा। अब सबसे बड़ा बदलाव, तीसरी भाषा अब अनिवार्य कर दी गई है, जिसमें क्लास 1 जो है क्लास 6 से हम बात कर रहे हैं, क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक, यानी कि क्लास 9 और 10 में भी 2 भाषाएं जो है पहले काफी थी, लेकिन अब क्लास 9 और 10 में भी 3 भाषाएं कंपलसरी होगी। ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल बदलाव हुआ है। चलिए कुछ और आपको समझा देते हैं। कम से कम 2 भारतीय भाषाएं अब जरूरी है, जिसमें पहले कुछ स्कूलों में छात्र इंग्लिश प्लस फ्रेंच भाषा पढ़ लेते थे, इंग्लिश प्लस जर्मन भाषा पढ़ लेते थे, लेकिन अब वे कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। अब 3 भाषाओं में से कम 2 इंडियन लैंग्वेज को आपको रखना अनिवार्य है, जैसे हिंदी प्लस अंग्रेजी प्लस संस्कृत, तमिल प्लस अंग्रेजी प्लस फ्रेंच, ये जो है भारतीय भाषा है। और एक चीज और है कि अब इंग्लिश प्लस फ्रेंच प्लस जर्मन अब अलाउड नहीं होगा, यानी कि एक भारतीय भाषा ही नहीं बल्कि 2 भारतीय भाषा, जैसे हिंदी इंग्लिश या हिंदी तमिल प्लस जर्मन आप रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है एक इंडियन और 2 फॉरेन लैंग्वेज रख सकते हैं, ये अब नहीं चलेगा। R3 का सिलेबस हल्का होगा, यानी कि पहले तीसरी भाषा भी कई बार फुल लिटरेचर आधारित होती थी, लेकिन अब R3 बेसिक लेवल पर होगी, जैसे कन्वर्सेशन, सिंपल रीडिंग, वोकैबुलरी पर ज्यादा फोकस रहेगा। यानी R3 को कंपैरेटिवली आसान रखने की भी कोशिश की जाएगी। बोर्ड एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव, पहले मुख्य जो बोर्ड एग्जाम 2 भाषाओं का होता था, लेकिन अब R1 R2 मुख्य बोर्ड स्ट्रक्चर में रहेंगे, R3 का अलग बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, उसका इंटरनल असेसमेंट स्कूल में किया जाएगा। अब तीनों भाषाएं अलग होना भी जरूरी, पहले जो था कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपको ज्यादा थी, लेकिन अब R1 R2 R3 3 different languages have to choose is very important, and it's mandatory for all students who have reading class 6 to class 10 के बीच में पढ़ने वाले जितने भी छात्र होंगे उनके ये मैंडेटरी कर दिया गया है। अब NEP 2020 के अनुसार मल्टीलिंगुअल सिस्टम को भी थोड़ा समझना जरूरी है, जिसमें मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, इंडियन लैंग्वेज को बढ़ावा, रीजनल लैंग्वेज प्रोटेक्शन और कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ावा के लिए ये त्रिभाषा फॉर्मूला जो है लाया गया है। अब जो छात्रों और स्कूलों की जो अभी चिंता बढ़ी है, उसमें नई पॉलिसी पर कई पेरेंट्स और स्कूल ने चिंता जताई है, क्योंकि अचानक लैंग्वेज चेंज करना पड़ सकता है, टीचर शॉर्टेज है, एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ सकता है, फॉरेन लैंग्वेज स्टूडेंट को दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब इस दिक्कत को आपको जो है सामना करके इसको दूर करना होगा। हम आसान तुलना में आपको समझा देते हैं। इन त्रिभाषा लैंग्वेज में जो है पहले 9 से 10 में मुख्यतः 2 भाषाएं थी, अब 3 भाषाएं कंपलसरी। थर्ड लैंग्वेज कई जगह क्लास 8 के बाद हट जाती थी, अब थर्ड लैंग्वेज जारी रहेगी। जो R1 R2 R3 सिस्टम था, अब जो है
स्ट्रक्चर्ड R1, R2, R3 के हिसाब से काम करेगा। फॉरेन लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी पहले ज्यादा थी, लेकिन अब 2 इंडियन लैंग्वेज जरूरी। समान लेवल लैंग्वेज टीचिंग, अलग प्रोफिशिएंसी लेवल अब होगा। और थर्ड लैंग्वेज पर कम फोकस। R3 ऑफिशियली मैंडेटरी है। मोस्टली 2 लैंग्वेज बोर्ड फोकस और R3 इंटरनल असेसमेंट पर जो है फोकस होकर के काम किया जाएगा। अब जो अखबार के पन्नों से जो खबर सामने आई है, इसकी भी थोड़ा शॉर्ट में आपको जानकारी हम समझा देते हैं और बता देते हैं कि देखिए सीबीएसई में तीसरी भाषा R3 व्यवस्था कब से लागू होगी। तो ये व्यवस्था जो है R3 2026-27 इसी शैक्षणिक सत्र से जो है 6 से लेकर के क्लास 10 तक के सीबीएसई के छात्रों के लिए लागू कर दी जाएगी। 3 व्यवस्था R3 व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में बहुभाषिक क्षमता को विकसित करना। क्या R3 के लिए कक्षा 10 में भी बोर्ड परीक्षा होगी? तो इसका जवाब नहीं है, केवल 2 भाषाओं की परीक्षा की जाएगी, लेकिन तीसरी भाषा को भी पढ़ना और एग्जाम देना अनिवार्य है। स्कूल में उसकी असेसमेंट की जाएगी। अब क्या R3 में पास होना भी अनिवार्य होगा? इसका जवाब हाँ है। सीबीएसई प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए R3 में भी सफल होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ना ही है, एग्जाम ही देना, उसमें पास भी करना जरूरी है। अब सवाल जो है अंक पत्र में R3 का परिणाम कैसे दिखाया जाएगा? तो अंक पत्र जो होगा, मार्कशीट होगा, उसमें R3 के लिए योग्य अयोग्य दर्ज भी किया जाएगा। क्या छात्र एक ही भाषा को R1, R3 और R3 चुन सकते हैं? इसका जवाब नहीं है। जिन छात्रों ने पहले कोई भारतीय भाषा नहीं पढ़ी उनके लिए क्या नियम होगा? तो उन्हें भी अब 6 से 8 तक के कोई भारतीय भाषा नहीं पढ़ी है तो उनके लिए भी R3 में किसी भारतीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य होगा। स्कूलों में भाषा शिक्षकों की कमी होने पर सीबीएसई ने क्या सुझाव दिया है? तो सीबीएसई ने साझा शिक्षक व्यवस्था, डिजिटल कक्षाएं, अतिथि शिक्षक और सेवानिवृत्त शिक्षकों की मदद लेने का सुझाव दिया है, जिससे योजना प्रभावी ढंग से लागू हो सके। क्या किसी श्रेणी में स्कूलों को इससे छूट भी दी गई है? तो विदेशों में स्थित सीबीएसई स्कूलों को 2 भारतीय भाषाएं लागू करने की शर्त से छूट दी गई है। दिव्यांग बच्चों को विशेष छूट मिलेगी और विदेशी या अस्थायी छात्रों को राहत दी जा सकेगी। क्या नई व्यवस्था जो है चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी? तो 2026-27 में कक्षा 9 और R3 अनिवार्य होगा। 2027-28 में यही का छात्र कक्षा 10 में जाएंगे और तब भी यह व्यवस्था जारी रहेगी। संक्रमण काल में कक्षा 9 के छात्रों को कक्षा 6 स्तर की पुस्तकों में पढ़ाया जाएगा, जबकि कक्षा 10 में कक्षा 7 के स्तर की किताबें पढ़ाई जाएगी। अब कुछ जो बड़े बदलाव हुए हैं उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब हम दे देते हैं। जो अभिभावक अभी पेशो पेश में है उनके लिए नीति उस समय घोषित की गई जब शैक्षणिक सत्र पहले से शुरू हो चुका था। ये अभिभावकों का सलाह है, उनका कहना है। छात्रों ने पहले से चुनी गई भाषा के आधार पर कक्षाएं और यूनिट टेस्ट पूरे कर लिए थे। ये भी उनका जो चिंताएं हैं उन लोगों के लिए उनका कहना है। जर्मन, फ्रेंच जैसी भाषाएं पढ़ रहे छात्रों को अब इन्हें छोड़ना पड़ सकता है। विदेश में पढ़ने की योजना बना रहे छात्रों को एक भाषा की हानि होगी। छात्रों के सामने जो चुनौती है, कक्षा 9 से शून्य एक नई भाषा सीखनी पड़ेगी। मुख्य विषयों के साथ अतिरिक्त बोझ भी बढ़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कम समय भी मिलेगा। तो ये कुछ जरूरी जो नियम लाए गए हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा किए हैं। आज आपको हम पूरे भारत में जो अब त्रिभाषा फॉर्मूला जो लागू होने जा रही है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा की। अभी आप रविशंकर तिवारी को रवि तिवारी भारत चैनल पर देख रहे थे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।